नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तराखंड डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई है। यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा फ्लीट में शामिल एक वाहन में तकनीकी खराबी आ गई और इससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीजी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी अभिनव कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। घटना के लिए अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक को 7 दिनों के भीतर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री और राजभवन की सुरक्षा में लगे सभी वाहनों का भौतिक और तकनीकी निरीक्षण करने को कहा गया ताकि जरूरत पड़ने पर वाहनों को बदला जा सके। साल का आखिरी स्नान पर्व पौष अमावस्या के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब देखने को मिला। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के पावन तट पर स्नान करने के लिए पहुंचे। हर की पौड़ी सहित सभी प्रमुख घाटों पर तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु दीपदान, दान पुण्य और विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते नजर आए। हर ओर हर हर गंगे के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना नजर आया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। घाटों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात है। वहीं यातायात को सुचारू रखने के लिए डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। पंडित जितेंद्र शास्त्री के अनुसार पौष अमावस्या के दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, दीपदान और जरूरतमंदों को अन्य वस्त्र का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समस्त सनातन धर्मावलंबियों जानते हैं कि आज अमावस्या की तिथि है और आज अमावस्या विशेषकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों को उद्धार करने के लिए आज अमावस्या के दिन प्रातः काल से ही लोग गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जो भी श्रद्धालु जानते हैं वो आज अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए श्री गंगा जी के तट पे तर्पण, पूजन, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु गंगा जी के तट पे आकर के आज के दिन पितरों के लिए पिंड दान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके पितरों की मोक्ष मिल जाती है तथा पितरों के आशीर्वाद से उनके घर में मान सम्मान, यश, कीर्ति की वृद्धि होती है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा लोगों में श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। जी, अमावस पे हमारे पितरों को याद किया जाता है। पितरों के लिए अमावस का दिन विशेष होता है। इस दिन इनके नाम से दान पुण्य, पाठ पूजा, तर्पण, पिंडदान वगैरह किया जाता है जिससे इनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले और ये अपने धाम को प्रस्थान करें। जी, बहुत अच्छा लगा। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं कहते हैं, लेकिन जो शरीर के तो धुल जाते हैं, अंदर के विचारों के पाप इंसान को खुद को धोने पड़ते हैं। जिससे विचार शुद्ध रखे इंसान, गंगा को जैसे शुद्ध रखने का करते हैं लोग, वैसे खुद को भी शुद्ध विचारों से करें, अपनी नकारात्मकता को दूर करें और गंगा मैया के जैसा कि आप सभी जानते हैं की पौड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। ये तस्वीर आपको हम हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर पौष अमावस्या, जिसे पितृदान यानी पितृ अमावस्या कहते हैं, छोटी पितृ अमावस्या कहते हैं, और इस दौरान श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, पितृदान कर रहे हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि इस दिन अगर गंगा स्नान कर दान पुण्य करते हैं तो सीधा पितरों के पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी पितर प्रसन्न होते हैं और इस दिन उनके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। और इसी सुख समृद्धि की कामना को लेकर हरिद्वार की हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु जो है अपने पितरों को दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दिन का एक खास महत्व भी होता है और उस महत्व के हिसाब से लोग पूजा पाठ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देहरादून में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि युवक का पथरी का ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टर
के टमटा ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती और इसके चलते युवक की जान चली गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। परिजनों ने अस्पताल को सील करने और डॉक्टर को कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने सरकार से मृतक की गर्भवती पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। ये डॉक्टर टमटा जी हमें गुमराह करके ले गए प्राइमेक्स हॉस्पिटल में। वहाँ इन्होंने सर्जरी करी और उसके बाद ये सर्जरी छोड़ के बीच में से चले गए। इन्होंने बोल दिया कि पेशेंट को अटैक पड़ चुका है और हमें ये भी बीच में बोल के गए कि आप ब्लड का इंतजाम करो, और ये बोल के बाहर निकल गए। लगभग कितने बजे की बात है? 2:30 बजे की। तो क्या उनको पथरी का जो दर्द उठा था, आप डायरेक्ट पहले उसी अस्पताल में गए? नहीं, पहले हम उसमें गए थे, ये कामली रोड पे हॉस्पिटल प्रेम सुध में, वहाँ ले गए थे। उसके बाद फिर हम दून गए थे, दून में के बाद फिर हम वहाँ गए प्राइमेक्स। द्वारा दारू पी के ऑपरेशन किया जा रहा है। और जब मेरे रिश्तेदारों ने पूछा कि भाई, जब वो बाहर आए ओटी से कि भाई साहब क्या हुआ डॉक्टर साहब, तो वो मुंह पे सिगरेट लगाते हैं और नशे की धुन में जाकर कि मैं अभी आता हूँ, और वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद जब हमारा भाई इकलौता लड़का, मेरा चाचा का इकलौता लड़का, उसकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, 1 महीने बाद डिलीवरी, आप समझ सकते हैं कि देहरादून में किस तरीके का रैकेट चल रहा है कि आप दून अस्पताल से बाहर से पेशेंट को ले जा रहे हैं और एक सीधा साधा पेशेंट का आपने मार दिया। और आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं मौके पर, पोस्टमार्टम आप समझ रहे हैं, सुबह 11 बजे से हमारे परिजन हजारों की तादाद में यहाँ हैं और अभी तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। आप समझ सकते हैं किस तरीके की कार्यप्रणाली है यहाँ पर। विकासखंड यमकेश्वर के गंगा भोगपुर क्षेत्र में लगे बहुउद्देशीय शिविर के दौरान ग्रामीणों का गुस्सा अधिकारियों पर फूट पड़ा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग, राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना था कि समय पर शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा है। नहर बंद रहने से जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे, खराब सड़क, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और दवाइयों के जो अभाव है उसे लेकर भी नाराजगी जताई गई। कुछ ग्रामीणों ने शिविर को खानापूर्ति बताया और आंदोलन की चेतावनी भी दी। प्रभारी जिला अधिकारी गिरीश गुणवंत ने बताया कि शिविर में 63 शिकायतें दर्ज की गई थी, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया है। देखिए, यमकेश्वर में इतनी समस्याएं हैं, ये जो कैंप लग रहे हैं सारे खानापूर्ति होते हैं। वहाँ पे सिंचाई विभाग की स्थिति बहुत बुरी है। वहाँ पे जंगली जानवरों का जो आतंक है, वहाँ पे अभी हमारा एक क्षेत्र में पंचुरी न्याय पंचायत पड़ती है, वहाँ पे जंगली जानवर भालू द्वारा लोगों की गौशाला तोड़कर वहाँ पे उनके पालतू जानवरों को निशाना बनाया जा रहा, लेकिन वन विभाग उसमें मूक दर्शक बना। वहाँ पे एक फॉरेस्ट गार्ड पूरे यमकेश्वर को देख रहा है, तो बहुत बुरी स्थिति में। और गुलदार का आतंक हर गांव के में 8-10 गुलदार, मतलब पूरे क्षेत्र में लोग बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे। ये सबसे बड़ी समस्या है। रोडों की स्थिति बहुत बुरी। अभी नौगांव पुकंडी की रोड देखिए, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यमकेश्वर अस्पताल में डॉक्टर रहते नहीं है, कभी रहते हैं उन पे दवाई नहीं है। बहुत बुरी स्थिति में पूरा यमकेश्वर है। ये जो खानापूर्ति हो रही है, मैं इसका मैंने अभी यहाँ पे कुछ बातें रखी जो यमकेश्वर में एक बार और रखी मैंने कि जितने यहाँ पे टेंडर हो रहे हैं, कोई भी सारे टेंडर बिक रहे हैं वहाँ पे, और उसमें स्थानीय विधायक की मिली भगत के कारण सारा ये काम हो रहा है वहाँ पे। प्रगतिशील किसानों में गिना जाता हूँ, जिन्हें इस समय तक 7 बार तो नगद पुरस्कार मिल चुके हैं और 9 बार प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। देश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शॉल उड़ाकर कृषि पंडित के सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, पूजनीय मोदी जी हमें। लेकिन इस समय दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तराखंड का कि सिंचाई विभाग ने तो इतनी बदतमीजी फैला रखी है कि वर्तमान सत्र में 15 जुलाई को सिंचाई नहर बंद हो गई थी, और जब 15 अक्टूबर को हमारे प्रमुख के प्रतिनिधि हमारे वहां आए, उनको मैंने निवेदन किया, तब 16 अक्टूबर को जाके पानी आया, लेकिन वर्तमान में उसमें कोई बिलदार तो है नहीं। बिलदार नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? फसलें सब हमारी बर्बाद हो रही है। उसके लिए खेती के लिए बहुत बढ़िया जगह है गंगा भोगपुर, लेकिन सिंचाई विभाग की व्यवस्थाओं के कारण से बहुत बुरी तरह से स्थिति खराब हो रखी है। देखिए, यमकेश्वर में इतनी समस्याएं हैं, ये जो कैंप लग रहे हैं सारे खानापूर्ति होते हैं। वहाँ पे सिंचाई विभाग सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा है। साथ ही स्कूलों में होने वाली छुट्टियां भी भीड़भाड़ को बढ़ाने का काम कर रही है, और इसे देखते हुए एसएसपी देहरादून ने शहर के कई इलाकों में धरना प्रदर्शन, रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है।
एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने साफ कहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ बीएनएस से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जैसे आगामी शीतकालीन यात्रा और जिस तरह से अभी टूरिस्ट का छुट्टियों में आवागमन रहता है, खासकर मसूरी, धनौल्टी और अन्य जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर क्रिसमस ईव और नए साल पर भी काफी सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं। इसको देखते हैं चूंकि शहर में भी प्रायः देखा गया है कि काफी सारे धरना प्रदर्शन, जुलूस निकलते हैं और जिनके द्वारा कुछ के द्वारा इसमें नियमानुसार अनुमति नहीं ली जाती है। तो उसको देखते हुए प्रशासनिक रूप से जो है बीएनएसएस के सेक्शन में कुछ एरियाज को प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही साथ उन एरियाज में अगर कोई प्रोसेशन या जुलूस निकालना है तो उसकी नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ली जाए आयोजक द्वारा, और इसके आयोजक द्वारा इसमें कोई अनुमति नहीं ली जाती तो उनको धारा जो है 223 बीएनएस में इसमें बताया गया कि आयोजक के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे कि आम जन को इस तरह की असुविधा ना हो, खासकर जो टूरिस्ट पर्यटक शीतकालीन यात्राओं के लिए आ रहे हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो। जैसे आगामी शीतकालीन यात्रा और जिस तरह से अभी टूरिस्ट का छुट्टियों में आवागमन रहता है, खासकर मसूरी, धनौल्टी और अन्य जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर क्रिसमस ईव और नए साल पर भी काफी सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं। इसको देखते हैं चूंकि शहर में भी प्रायः देखा गया है कि काफी सारे धरना प्रदर्शन, जुलूस निकलते हैं और जिनके द्वारा कुछ के द्वारा इसमें नियमानुसार अनुमति नहीं ली जाती है। तो उसको देखते हुए प्रशासनिक रूप से जो है बीएनएसएस के सेक्शन में कुछ एरियाज को प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही साथ उन एरियाज में अगर कोई प्रोसेशन या जुलूस निकालना है तो उसकी नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ली जाए आयोजक द्वारा, और इसके आयोजक द्वारा इसमें कोई अनुमति नहीं ली जाती तो उनको धारा जो है 223 बीएनएस में इसमें बताया गया कि आयोजक के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे कि आम जन को इस तरह की असुविधा ना हो, खासकर जो टूरिस्ट पर्यटक शीतकालीन यात्राओं के लिए आ रहे हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो। जैसे आगामी शीतकालीन यात्रा और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जो कभी अपने स्वच्छ और ताजा आबो हवा के लिए जानी जाती थी, आज गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 290 के पार पहुंच गया है, जो सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक माना जाता है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक देहरादून का AQI 299 दर्ज किया गया है। PM 2.5 का स्तर 119.83 और PM10 का स्तर 134.11 रिकॉर्ड किया गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बुलेटिन में भी देहरादून का AQI 294 दर्ज किया गया। CPCB ने प्रदूषण की मुख्य वजह PM 2.5 और PM10 के बढ़े हुए स्तर को बताया है। राज्य के अन्य शहरों की बात करें तो काशीपुर का AQI 128 और ऋषिकेश का 85 दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए अस्वस्थ श्रेणी में आता है। हालांकि इन शहरों की तुलना में देहरादून की स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर बनी हुई है। देहरादून में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण मौसम में बदलाव और हवा की स्थिरता है। रात के समय फाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। बारिश न होने और हवा के ठहराव की वजह से AQI लगातार 200 से 300 के बीच बना हुआ है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा छाने से मैदानी इलाकों की हवा और ज्यादा खराब हो सकती है। उत्तराखंड में 3 जो सिटी हैं जहां नॉन अटेनमेंट सिटीज जिनको बोला जा रहा है, ऋषिकेश, काशीपुर और देहरादून। तो देहरादून की हालत उन दोनों सिटी से काफी खराब है और अभी ये थोड़ा सा जो मौसम में बदलाव हुआ है, हवा स्थिर है और थोड़ी एक्टिविटीज भी बढ़ी हुई है, तो इमिशन डिस्पर्स नहीं हो रहा है। उसके चलते दिन और रात में टेम्परेचर रात के टाइम और फाइन पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जा रहा है, जिसके चलते AQI आपका 200-300 के बीच में रह रहा है। तो 2 दिन से इसका AQI जो है वो एक तरह से वेरी पुअर में जा रहा है। बारिश होने से तो जो है क्लैरिटी बढ़ जाती है, पोल्यूटेंट्स बैठ जाता है, उसमें उम्मीद यही रहता है कि वो जो है क्लियर हो जाता है और AQI नीचे आ जाता है। देखिए अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है, तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे जिले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। उत्तराखंड में अतिक्रमण मुक्त बनाने के अपने संकल्प पर धामी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है
और इस कार्रवाई के चलते जहां कुछ लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में की जा रही है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध कब्जा होने पर उसे हटाने के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्रवाई कर रही है। शादाब शम्स ने यह भी कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ मत है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। सरकार का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी वर्ग, संस्था या व्यक्ति के द्वारा किए गए अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। देखिए, मैं कह रहा हूं, किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी भी तरह के अवैध कब्जे जब होते हैं तो उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से लगातार दिशा निर्देश मिलते हैं और जब दिशा निर्देश मिलते हैं तो सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। और मेरे युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में एक कथित साधु समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। मामला लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिंदल बगीचा स्थित 6 नंबर कुटिया में 2 लोग प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं। इधर सूचना मिलते ही एसटीएफ देहरादून के प्रभारी निरीक्षक भवानी शंकर पंत और लक्ष्मण झूला थाना से सब इंस्पेक्टर दीपक मेठाणी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कथित साधु शंकर गिरी और उसके साथी मनीष को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 10.70 ग्राम एमडीएमए नामक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बरामद किया गया। मुखबिर की सूचना पर एसडीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में एक हरियाणा के गोहाना का और दूसरा टिहरी जनपद का निवासी बताया जा रहा है। थाना प्रभारी भुवन चंद पुजारी की टीम ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट के आदेश पर उन्हें जिला कारागार पौड़ी भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नशीले पदार्थों की सप्लाई कहां से हो रही थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है। आज कोतवाली विकास नगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण एसपी देहात के द्वारा किया गया। इस दौरान थाने के मालखाना, दस्तावेजों और असलहों की गहनता से जांच की गई। अर्धवार्षिक निरीक्षण के मौके पर सीओ विकास नगर भास्कर लाल शाह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कोतवाली क्षेत्र के सभी थाना चौकियों के प्रभारी भी इस निरीक्षण प्रक्रिया में शामिल रहे। निरीक्षण के बाद एसपी देहात ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये एक नियमित प्रक्रिया है जो प्रत्येक 6 माह में की जाती है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान सभी दस्तावेज, मालखाना और असलहा पूरी तरह से सही पाए गए हैं। एसपी देहात ने यह भी बताया कि इस प्रकार के निरीक्षण का उद्देश्य थानों की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, ताकि कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सके। आज थाने विकास नगर का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। जो हमारा ये विभागीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम लोग जितने भी आए हैं, हम अपने थानों का निरीक्षण करते हैं। इसमें थाने के जो सभी अस्त्र शस्त्र, थाने का मेस, थाने का मालखाना, थाने का पूरा रखरखाव, बिल्डिंग्स, इन सभी का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। वो मेरे द्वारा किया गया। तीर्थनगरी ऋषिकेश में मनसा देवी रेलवे फाटक के पास हुए भीषण हादसे की यादें अभी भी लोगों के जहन में ताजा है, लेकिन लगता है कि प्रशासन ने उस खौफनाक घटना से कोई सबक नहीं लिया। मजदूर इन ट्रालों से निर्माण सामग्री अनलोड करने में व्यस्त है, जबकि सड़क पर लगातार भारी ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही जारी है। सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहन और बीच सड़क पर हो रहे काम कभी भी किसी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है और यही डर शहर वासियों को सता रहा है। कांग्रेस नेता दीपक जाटव ने इस लापरवाही के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
उनका कहना है कि एक तरफ प्रशासन यातायात सुधारने के दावे करता है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी प्रोजेक्ट्स के नाम पर जनता की जान जोखिम में डाली जा रही है। यह हाल तब है जब 2 दिन पहले ही मनसा देवी रेलवे फाटक के पास भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्रशासन ने अपने कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो मजबूरी में जनता को अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या प्रशासन समय रहते सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगा? यही सवाल अब हर नागरिक के मन में है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो आप देख सकते हैं कि इस समय 12:30 का 1 बज रहा है। इस समय पूरी दिन दोपहरी का समय है। हरिद्वार रोड पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये पीछे नगर निगम की साइड चल रही है। नगर निगम के लिए ये ट्रक राजस्थान से आए हुए हैं। बड़े ट्रॉले हैं, 3 यहाँ पर लगे हुए। और आप देखिए कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना, एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ऋषिकेश के अंदर भी 4 दिन पहले हुई है। उसमें 4 जवान बच्चे, एक 21 साल का था, एक 22 साल का था, एक 23 साल का था, एक 30 साल का था। 4 जवान लोगों की मौत ट्रॉले में टकराने के कारण हो गई, जो खड़ा हुआ जो ट्रक था। और आप सेम वही स्थिति देख सकते हैं कि ये देखिए अभी भी अनलोडिंग हो रही है ये नगर निगम के बाहर। और यहाँ पे इस समय चलती हुई सड़क है, मेन हरिद्वार रोड पे मुख्य मार्ग पे हो आप, तो यहाँ पे क्या ये अनलोडिंग इस समय होनी चाहिए? क्या ये ट्रॉले इस समय यहाँ पे लगे होने चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि सारे काम हो, नगर निगम का जो काम चल रहा है बिल्कुल निश्चित रूप से अपना पूरा हो, लेकिन दूसरे के जीवन से खिलवाड़ करते हुए बिल्कुल ना हो। किसी के जीवन से बिल्कुल भी कोई उसके लिए असुरक्षा या उसके लिए कोई खतरा ना पैदा हो। कोई स्कूल से आने वाली कोई माता बहन, कोई वैसे गाड़ी चलाता हुआ कोई हमारा युवा साथी, कोई सवारी गाड़ी, कोई मालगाड़ी, कोई किसी तरह की कोई टक्कर ना हो जाए, किसी के लिए दुर्घटना का ये कारण ना बन जाए। मेरा इस बात को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं इस बात के लिए जो ये यहाँ पर एजेंसी है आपका नगर निगम, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग, जो तीनों जिम्मेदार विभाग में, तीनों की मैं कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर गंग नहर के किनारे जमा स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीन का उपयोग किया। सिंचाई विभाग की ओर से पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। एसडीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि कानून के तहत नहर किनारे अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में ये कार्रवाई नागरिकों को साफ संदेश देती है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण हुए हैं वो सारे अतिक्रमण हम लोगों ने मैप कर लिए हैं और उसकी एक कार्य योजना, प्रभावी कार्य योजना तैयार की गई है। उस पर निरंतर काम चल रहा है। आज हमारी टीम जो बहादुराबाद हाईवे है उसके पास जो कैनाल के साथ साथ अतिक्रमण है उसको भी हटाया जा रहा है। इसके तो कुछ जैसे कुछ मज़ारें थी, नहर के जो बीच में मज़ारें थी, उसमें हमने 2-3 मज़ारों पर काम कर लिया है। अभी कुछ बचे हुए हैं और पूरी योजना तैयार है। उसके लिए प्रॉपर जो नियम है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। कि ये सिंचाई विभाग की जमीन पे कुछ लोगों द्वारा एनक्रोचमेंट किया गया था। इसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा इनको नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में ये लिखा हुआ था कि ये खुद से विदिन 15 डेज एनक्रोचमेंट को हटा लें, लेकिन इनके द्वारा इसको कंप्लायंस नहीं की गई है और उसके बाद आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा इसको हटाया जा रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी और हरिद्वार की बेटी मनीषा चौहान का आज SMJN PG कॉलेज में भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मनीषा चौहान को यूथ आइकॉन बताते हुए कहा कि अनुशासन, संयम और परिश्रम ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सुनील कुमार बत्रा ने मनीषा को हिमालयी दीवार की संज्ञा दी। लक्ष्य पर फोकस और निरंतर प्रयास से ही सफलता हासिल होती है, ये कहा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।